हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। वापस से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स बायोलॉजी में, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा लेक्चर। कौन से चैप्टर का? जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से कि हमने पहला टॉपिक कर लिया था जो कि है व्हाट इज लिविंग। आज हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले कुछ बच्चे जान लें, हमारे चैनल पर हम लोग बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे वन बाय वन। अभी हमने 11 से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी रिलेटेबल है। रिलेटेबल कहना ठीक नहीं होगा, काफ़ी क्या कहते हैं इसमें, इंगेजिंग चैप्टर है जिसमें आप जवाब देंगे। अगेन पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था, इस लेक्चर में मैं फिर से कहता हूँ, भले मैं आपको सुन ना पाऊँ फिर भी आप जवाब जरूर देंगे। तो उसी जॉयनेस के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। समझते हैं इसको। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या फर्क है, किस आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। पहली थी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरी थी डिफाइनिंग फीचर। तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा था, वो था ग्रोथ, वो था रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग फीचर था, तीन थे टोटल। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, एक बार आप खुद से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको याद होगा और आपने बोला भी होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूं, वो था कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन डिफाइनिंग फीचर थे जिसके बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस चीज को समझने के बाद आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, उसको उतनी ही अच्छे से समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके मदद से समझेंगे, और जो सारी बातें मैं आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके, मैं साइड हट जाऊंगा और आप वीडियो को पॉज करके उन सारी चीजों को अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगेन नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए और बनाना ही चाहिए, लेकिन नोट्स बनाने से ज्यादा ध्यान रखिए कि चीजें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। बाबू ऐसा है कि चीजें अगर दिमाग में याद होंगी तभी वो एग्जाम में जा पाएगा। किताब में ज्ञान अगर रखा होता और कॉपियों में ज्ञान रखा होता तो डॉक्टर इंजीनियर किताब ही बन गए होते। तो हमको पढ़ना है, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बात है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी नोट्स बनाने में उतना अच्छा था नहीं, फिर भी मेरे 464 मार्क्स आए थे नीट में, जिसमें से कि मेरे 321 आए थे बायोलॉजी में। तो खैर वो पिछली बात है। शायद मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने कोटा में ही पढ़ाई की है, मैं 3 साल वहाँ पढ़ाई कर चुका हूँ। कभी न कभी मेरा भी सपना रहा था डॉक्टर बनने का, पर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप बनेंगे, मैं बनाऊंगा आपको। और इसी के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फिर से इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए दोस्तों, इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। एनसीईआरटी ही आपके आने वाले समय का सबसे अच्छा साथी होने वाला है। तो चलिए इसी की लाइन बाय लाइन को आज पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीजों का मतलब समझेंगे, सारे शब्दों का मतलब समझेंगे। तो हमने फर्क समझ लिया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब समझते हैं जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं, कितने सारे लिविंग बींग्स हैं। कुछ मत कीजिए, जरा अपने ही आसपास देखिए। बहुत से लोग अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं, उसी को देखिए, वो भी एक लिविंग बींग है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में छोटा सा एक्वेरियम रखा हुआ है, उसके अंदर एक लिविंग बींग है, फिश। जितना ज्यादा आप अपने नजरिए को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लिविंग थिंग आपको दिखेगा। बहुत सारे लिविंग थिंग ऐसे भी हैं जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो हमें सिंपल आंखों से, नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हैं, वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे, वो हमें दिखाई पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो गिने चुने गिनती के हैं पूरे भारत में। सो एनसीईआरटी हमें कहना चाहती है कि आप जरा ध्यान अपना आकर्षित कीजिए, आपके आसपास इतना वैरायटी जो अवेलेबल है स्पीसीज का, इतना वैरायटी जो अवेलेबल है लिविंग बींग का। कुछ लिविंग बींग उड़ सकते हैं, कुछ लिविंग बींग तैर सकते हैं, कुछ लिविंग बींग ऐसे हैं जो पंख भी रखते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और तैर भी सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वैक क्वैक बतख।
तो ये तो खैर एक एग्जाम्पल हो गया। तो जरा सोचिए इन सब चीजों के बारे में, अलग अलग स्पीशीज के बारे में। एनसीईआरटी हमें स्पीशीज के बारे में समझाती है। अगर मैं उसके बारे में लिखूं बोर्ड पर, स्पीशीज, कितने बच्चे हैं जो स्पीशीज का डेफिनेशन बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और 1 सेकंड खुद से डेफिनेशन बताने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं। द एनिमल्स और organisms which can interbreed and produces fertile offsprings वैसे एनिमल्स या वैसे जानवर या वैसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीडिंग कर सकें, जो आपस में क्रॉस कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकें। ध्यान दीजिएगा, मेरा खास जोर है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पर। जैसे कि वो सारे जानवर एक ही स्पीसीज कहलाएंगे जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में और जिनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। बहुत से बच्चे अब सवाल करेंगे, क्या हॉर्स और डोंकी एक ही स्पीसीज हैं? जो कि मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, रिप्रोडक्शन वाले क्राइटेरिया को गलत करने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया गया था कि इसके कारण रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। और जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल था म्यूल का, म्यूल जिसको खच्चर भी कहते हैं। तो कहां से आए म्यूल की चर्चा? मैं कहना चाह रहा था, एक बार स्पीसीज के डेफिनेशन को दोबारा से देखेंगे। वैसे जानवर या वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकें। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि क्या डोंकी और हॉर्स एक ही स्पीसीज हैं? क्योंकि उनसे तो पैदा होता है म्यूल। जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस होता है तो उसी से पैदा होता है म्यूल, उसी से पैदा होता है खच्चर। तो बहुत से बच्चे पूछेंगे क्या ये एक ही स्पीसीज हैं? खुद जब मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था मेरे दिमाग में ये डाउट था, तब मैंने भी अपने टीचर से पूछा था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस समय नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि आप क्लास के बाहर पूछेंगे तो बता देंगे। वो डेफिनेटली बता देते, पर मैं पूछने ही नहीं गया। बाद में मुझे इसका आंसर पता चला कि नहीं, वो दोनों सेम स्पीसीज नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो डेफिनेशन कहता है द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जबकि हम सभी जानते हैं, और पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था, आपके अपने सौरभ सर ने कहा था कि म्यूल जितने भी होते हैं मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम इनफर्टाइल होते हैं। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, म्यूल से म्यूल पैदा नहीं हो सकता है। अगर आपको म्यूल पैदा करना है तो हर बार डोंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस कराना होगा। इसीलिए वो दोनों सेम स्पीसीज नहीं कहलाते हैं, जबकि उनका जीनस सेम होता है, फैमिली सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो नोन स्पीसीज है उनकी संख्या एनसीईआरटी हमें बताती है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। यहां पर m जो लिखा है वो मिलियन को ही डिनोट कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली अगर इसको हिंदी भाषा में ट्रांसफर करें तो होता है, पहले देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ द बच्चे कर ही लेंगे। 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज वैसे हैं जिनके बारे में हमें पता है। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिनका खोजा जाना अभी भी बाकी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इतने स्पीसीज हमें पता है, जो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीसीज तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप एक रेन फॉरेस्ट में जाएंगे वहां आपको और भी ज्यादा भंडार मिलेगा स्पीसीज का, डाइवर्स स्पीसीज का। इसीलिए बायोलॉजी वर्ड यूज करती है बायोडाइवर्सिटी।
बायो मतलब लिविंग, डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा, विविध। लिविंग थिंग्स में विविधता को देखेंगे, कितने सारे लिविंग थिंग्स अवेलेबल है। 17 से 18 लाख तो हम लोग जानते हैं। तो जब बात आ गई कि 17 से 18 लाख स्पीसीज अवेलेबल है, तो इनके बारे में पढ़ाई कैसे की जाए। 17 लाख से लेकर के 18 लाख स्पीसीज के बारे में पढ़ाई कर पाना एक बहुत बड़ी टास्क है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है जो कि इसी के आगे का अगला टॉपिक बन जाता है, उसको मैं लिखता हूं नोमेनक्लेचर। वो हमारा टॉपिक क्या बनता है, नोमेनक्लेचर। अगर कभी गलती से एक आध स्पेलिंग गलत हो जाए बच्चों, तो कमेंट में रिस्पेक्ट के साथ लिख देना, उसके लिए पोक मत करना। सिंपल सी बात है, गलतियां हैं, होती रहती हैं, किन्हीं से भी हो सकती है। मैंने ही पिछली वीडियो देखी, एक आध स्पेलिंग उसमें मिस्टेक हो गई थी, कंसियसनेस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर ऐसी बात है, तो कोई नहीं सर, पढ़ाते हैं, रैंडमली लिखते हैं, समझने पर ध्यान दो और ये सारी छोटी छोटी बातें पर ध्यान मत दो। तो अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। फिर से इसमें एन छूट गया, भैया एन आ जाओ, वरना बच्चे धूम मचा देते हैं। दुनिया का सबसे मजेदार काम, अब मजा आ गया, सर की गलती पकड़ ली है, कमाल हो गया, सौरभ सर की गलती पकड़ ली है। खैर छोड़िए, इस बारे में नहीं चलेंगे, अपने टाइम में मुझे भी मजा आता था। ऑब्वियसली बात है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या करता है, जिस तरीके से अगर हमारी अलमारी ही है, उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो हम उसे एक सिलसिलेवार तरीके से सजा करके, कहें तो सड़िया करके रखते हैं, ताकि जो किताबें हमारी इस्तेमाल की हैं वो आगे रहे, उनका बार बार इस्तेमाल हो सके। नोवेल वाला किताब ऊपर रह सके, जिसे हम कभी कभार निकालेंगे। ये एक तरीका होता है उनको सिलसिलेवार ढंग से सड़ियाने का, ताकि एक जैसी किताबें हमें एक जगह पर मिल जाए। नोमेनक्लेचर भी वही करता है, अरेंजमेंट करता है स्पीसीज का। एक जैसे स्पीसीज एक ही जगह रहेंगे ताकि उनके बारे में आसानी से पढ़ा जा सके। नहीं तो 17 से 18 लाख स्पीसीज के बारे में अलग अलग पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और साथ के साथ एक ही स्पीसीज को अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक स्पीसीज का एक नाम नहीं हुआ तो। पता चला जिस चीज को हम अपने लोकल भाषा में कुछ कहते हैं, जैसे कि जो पानी वाला होता है ना, हम हमारे इलाके में उसे परोल झिंगली कहते हैं, परोल कहते हैं। बहुत जगह उसी को निनवा कहते हैं या फिर कुछ अलग अलग चीज कहते हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा अगर उसका एक नाम ना हुआ तो एक किताब बनाई जाए जिसमें कि साइंटिफिक नेम लिखे जाएंगे, जिसमें कि एक स्पीसीज के लिए एक ही पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। तो इसके लिए तो जरूर कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए कि ये सारे तरीकों को फॉलो किया जाएगा, तभी इससे ये ध्यान रखा जा सके कि एक स्पीसीज का एक ही नाम हो, कहीं पर भी उसका दूसरा नाम ना हो। इसी प्रक्रिया को, नाम देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं हम, नोमेनक्लेचर। माफ कीजिएगा, थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी, एक्चुअल में कुछ शोर हो रहा था बाहर में, जो कि वीडियो में आ जाता तो आपको डिस्टर्ब करता, तो उसी को शांत करने के लिए 1 सेकंड का मुझे पॉज लेना पड़ा। तो चलिए वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या कहता है, ये एक प्रोसेस है। चलिए इसके डेफिनेशन को फटाफट लिखते हैं। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप भी लिखिए, आपके लिए मैं बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है लिखते समय मैं बोर्ड के आगे आ जाता हूं। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the naming process of organisms so that they known by the same name all over the world। मैं एक सेकंड के लिए साइड हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए,
वो प्रक्रिया है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा जा सके और इस तरीके से रखा जा सके कि वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने जाएं। इसके लिए एनसीईआरटी दो चीज करती है, वो प्लांट्स को और एनिमल्स को दो हिस्सों में बांटती है, जो कि बनता है ICZN और ICBN। माफ कीजिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, मुझे पहले बोलना चाहिए था ICBN और दूसरा है ICZN। सारे बच्चों को इसके फुल फॉर्म्स जरूर याद होने चाहिए। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक बार देख लीजिएगा, ICBN में है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN में कहता है एनसीईआरटी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। चलिए एक सेकंड में मैं बोर्ड साफ करता हूं, इसे बोर्ड पर लिख ही दिया जाए, तब तक आप भी अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। पहला है ICBN, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आप चाहें तो इसे 10 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नाम से जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में वो सारे तरीके लिखे होंगे जिससे कि प्लांट्स के नाम लिखे जाएंगे इस तरीके से कि एक प्लांट के स्पीसीज को एक स्पेसिफिक नाम मिले, और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात हो साइंटिफिक नेम की तो उसके लिए वही नाम इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि आम हम सभी को पसंद है, गर्मियों का मौसम आ भी गया है, मैं तो इस वीडियो को गर्मी के मौसम में शूट कर रहा हूं, आप पे डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो गर्मी का मौसम आ चुका है, आम सभी को पसंद है। अगर बात करें उसके साइंटिफिक नेम की तो वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। अभी आगे चल के हम उसी के एग्जाम्पल को भी देखेंगे और उसी की मदद से समझेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं और साइंटिफिक बुक वो किताब निकाले जिसमें सारे स्पीसीज के साइंटिफिक नेम लिखी होती हैं, तो हर जगह आम के पेड़ का साइंटिफिक नेम आपको लिखा हुआ मिलेगा मैंगीफेरा इंडिका। जैसे कि टाइगर का साइंटिफिक नेम हो जाता है टिग्रिस और पैंथेरा टिग्रिस, और फ्रॉग का जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद था राना टिग्रिना। ये सारे कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम्स हैं जो सारे बच्चों को उम्मीद है कि याद होने ही चाहिए। तो इस तरीके का जो साइंटिफिक नेम बनेगा ICBN के केस में सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका का एग्जांपल होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के तहत लिखा गया है। ये दोनों फुल फॉर्म, ये दोनों चीज एनसीईआरटी में लिखी हैं तो सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Hence, there is need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know what organisms the name is attached to. ICBM इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक बार देख लिया जाए स्पेलिंग सही है या नहीं, लगता तो है सही है। चलिए इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के तरफ। भाई मिटाने वाला कहाँ चला गया? यहाँ।
आपसे आग्रह है जरा वीडियो को 10 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर ले, समय बच जाएगा आपका। एक्चुअल में होता क्या है ना, एडिटिंग भी मुझे खुद से ही करनी पड़ती है, सो थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा आलसी मान लीजिए इसी वजह से मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप ही जरा वीडियो को 10 सेकंड आगे कर लें, तब तक मैं बोर्ड पर कुछ चीजें लिख देता हूं। वैसे भी छोटा सा टॉपिक है, चलिए आइए फटाक से इसको समझते हैं, जो कि है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाय बाय मतलब दो नाम मिल करके एक साइंटिफिक नेम बनेगा। और कैसे इसको लिखते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, ये अभी बोर्ड पर लिखते हैं। तो चलिए, आपका समय बचाने के लिए मैंने कुछ सिंपल से वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। अब हम समझते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स आते हैं, किन किन मेजर पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी हमें बतलाती है, जिसके आधार पर हम साइंटिफिक नेम बना सकते हैं। वैसे तो रूल्स कई सारे हैं, एनसीईआरटी हमें 4 रूल्स के बारे में बताती है, चारों के चारों रूल्स हमें समझने होंगे, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा सभी बच्चे इसे अपने कॉपी में 3 से 4 बार जरूर लिखें, और सबको ये लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। और समझाने का काम आपके सौरभ सर का है, जो अभी सर समझाएंगे। चलिए वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और एक एक करके ये चारों पॉइंट समझते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला पॉइंट कहता है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। किसमें लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में। खास करके तब, खास करके नहीं, हमेशा ही, खुद से हम लोग तो इटैलिक्स फॉन्ट नहीं लिख सकते ना, जब प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक्स में किया जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर लैटिन वर्ड का ही इस्तेमाल क्यों होता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, लैटिन एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने वाले अब कोई बचे नहीं हैं। उसमें किसी भी तरीके का करेक्शंस, किसी भी तरीके का नया वर्ड, किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट अब नहीं हो सकता है। पता चला कल को कोई नया वर्ड आ गया और जो साइंटिफिक नेम था बदलने की जरूरत पड़ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए लैटिन शब्द का यूज किया जाता है, सॉरी, लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, शब्दों को लैटिन भाषा से उठाया जाता है साइंटिफिक नेम बनाने के लिए। और अगर लैटिन में वैसे शब्द नहीं है तो उसको लैटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थोड़ा उसको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है। जैसा कि पहला लाइन कहती है, एक बार फिर से पढ़ता हूं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको डिराइव कर ले उसके लैटिन इर्रिस्पेक्टिव से, लैटिन में जो बोला जाता है। अगर नहीं तो उसको हम लैटिनाइज्ड कर देंगे, लैटिन की तरह थोड़ा सा टर्म कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। द फर्स्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, आई थिंक यहाँ फर्स्ट के बाद वर्ड छूट गया, ऐड कर लेते हैं इसको। द first word of a biological name represent the genus, while the second component denote the specific epithet। इसको याद रखेंगे, दो शब्द से मिलकर के बना होता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल भी हमने लिया था मैंगीफेरा इंडिका। तो जो मैंगीफेरा है, ये पहला वर्ड है, ये दर्शाता है जीनस, जबकि दूसरा वर्ड दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा पॉइंट कहता है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब उसको हम हाथ से लिखेंगे, जब उसको हम बोर्ड्स के एग्जाम में आंसर कॉपी में लिखेंगे, आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे तो उनको सेपरेटली मेरे बच्चों अलग अलग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भी अलग अलग और अंडरलाइन भी करेंगे अलग अलग। बार बार कह रहा हूं, दोनों वर्ड, जो कि पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जब हाथ से लिखा जाएगा तब अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। एक ही बात को बार बार दोहराने का क्लास में यही मतलब होता है कि आप उस चीज को याद कर लें, वो चीज आपके जहन में, आपके दिमाग में घुस जाए।
इसीलिए मैं एक ही बात को बार बार दोहराता हूं। तो अक्सर ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, साइंटिफिक नेम लिख देते हैं लेकिन अंडरलाइन एक साथ कर दिए, अंडरलाइन करना ही भूल गए। तो ये सारी मिस्टेक्स हो जाती है। हमें याद रखना है कि हमें हाथ से नेम लिखना है और अलग 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 उसको अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंट होगा तो इटैलिक्स फॉन्ट में उसे प्रिंट किया जाएगा। हल्का सा शो करके टेढ़ा जैसा प्रिंट होता है उसी को इटैलिक्स फॉर्म कहते हैं, जहां तक मुझे याद है। आते हैं अपने आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। यहां पर भी वर्ड छूट गया, पता नहीं वर्ड से मुझे क्या दुश्मनी है, दो दो जगह पर छूट गया, कोई बात नहीं है, वापस से पढ़ेंगे तो दिखा देंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। याद रखेंगे, जब कभी हाथ से लिखेंगे या फिर प्रिंट भी होगा, जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा वर्ड जो कि दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट, उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, और दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड होने चाहिए। इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से, जो कि है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मैंने अपने हाथ से लिखा है, पहला लेटर कैपिटल है और दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है। वापस से फटाफट एक समरी देख लेते हैं। जनरली जितने भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा जो दो शब्दों से मिलकर के बना होगा, साइंटिफिक नेम होगा किसका होगा भैया, स्पीसीज का होगा। जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, और लिखा किस में जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। ऑब्वियसली लिख नहीं सकते तो प्रिंट किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद अगला है, तो पहला वर्ड बताता है जीनस, दूसरा वर्ड बताता है स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरे पॉइंट पर आ जाए तो अगर उनको हाथ से लिखा जाएगा तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। रिवीजन करा रहा हूं, इस बात को मैंने पहले ही समझा दिया इसी क्लास में, इसीलिए तेजी से बोल रहा हूं, आप लोग भी समझेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जब भी कभी हाथ से लिखेंगे तो जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका। यकीन माने मेरे बच्चों, अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो बहुत हद तक उम्मीद है, मैं हमेशा नीट की बात करता हूं, बोर्ड्स के बच्चे पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, सारे सवाल आ जाएंगे, लेकिन मेरा फोकस हमेशा नीट की तरफ होता है या फिर बोर्ड्स की तरफ भी। तो यकीन मानिए मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से, इसी पोर्शन से आते हैं। तो आपको ये चारों पॉइंट बिल्कुल बाय हार्ट हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सौरभ सर ने ये कह दिया तो इसी को पढ़ेंगे बाद बाकी छोड़ देंगे, ये गलती कभी ना करें। बस इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ें, बार बार इसको रिवाइज करें, ये चारों पॉइंट याद होना ही चाहिए। बेसिकली देखें तो दो ही पॉइंट ध्यान रखने वाली है लिखते समय। पहला कि जब भी हाथ से लिखा जाएगा तो पहले वर्ड जो कि जीनस डिनोट करता है उसका पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल होगा, और दूसरा वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा जो कि डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, और उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। आई होप ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, हो चुके होंगे। और एक लास्ट पॉइंट बच गया था जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, एक नाम, मैंगीफेरा इंडिका लिन। इसमें से मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है लिन, जो बताता है लिनियस साहब के बारे में। कौन थे लिनियस साहब? वही थे लिनियस साहब जिन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया है। तो बहुत बार साइंटिफिक नेम के आगे उनके ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं, जिन्होंने वो नाम खोजा या फिर जिन्होंने वो नाम दिया। तो अगर नीट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, हो सकता है दोबारा पूछा जाए कि which is the correct scientific name of mango या फिर मैंगो ट्री। तो आपके सामने लिखा होगा ऑप्शन मैंगीफेरा इंडिका, साथ में आपके सामने दूसरा ऑप्शन लिखा होगा मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो आप इसे टिक करेंगे, ना कि उसे। अगर बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं और सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका सही ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन का कहीं पर जिक्र नहीं है, तब तो वही आंसर जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन मिले मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिनियस बेसिकली इसके ऑथर को दर्शाता है कि लिनियस साहब ने इसे खोजा था, तो आपका आंसर, आपका टिक इसके तरफ जाएगा। ये लास्ट कंक्लूजन था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। इसके बाद हम सब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होने वाला है टेक्सोनॉमिक
कैटेगरीज का। इसके बाद एनसीईआरटी में 2-3 पैराग्राफ और आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आता है, लेकिन उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी समझते वक्त, जिसमें कि टैक्सा के बारे में एनसीईआरटी आपको बताती है, सिस्टमैटिक्स के बारे में एनसीईआरटी आपको बताती है और नोमेनक्लेचर के बारे में भी एनसीईआरटी आपको बताती है। ये सारी बातें और बहुत सारी बेसिकली यही है, टैक्सा है, सिस्टमैटिक्स है, नोमेनक्लेचर है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर मज़ेदार लगा, समझ आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई परेशानी हो किसी चीज़ में या फिर किसी भी तरीके की, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा समय निकाल करके उसके जवाब देने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के ऊपर। अगर आप एनसीईआरटी को पहले से पढ़ के आएंगे तो वीडियो समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। घर जाइए, ऑब्वियसली आप घर पर ही हैं, वीडियो बंद कीजिए और रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़िए और देखिए जो सौरभ सर ने पढ़ाया क्या वो सब कुछ सही है या फिर लाइन से एनसीईआरटी से सचमुच लाइन बाय लाइन मैच करता है या नहीं करता है। और अगर कोई एक चीज़ छूट जाए तो उसके बारे में कमेंट में लिखिए। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन ना छूटे। चलिए, इसी के साथ आप सभी को अलविदा। अलविदा कहना ठीक नहीं होगा, तत्काल के लिए बाय बाय। मिलते हैं थोड़े समय के बाद अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।